मैं बात करूं ब्लू कलर ऑफ स्काई, यहाँ से वेवलेंथ क्या बताई थी मैंने आपको, 300 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। क्लियर? रेले के लॉ के अकॉर्डिंग जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी स्कैटरिंग कम, और जिसकी वेवलेंथ कम उसकी स्कैटरिंग ज्यादा है। वेवलेंथ किसकी ज्यादा है? रेड कलर की। इसकी वेवलेंथ ज्यादा तो इसकी स्कैटरिंग सबसे कम होगी, और इसकी वेवलेंथ कम है तो इसकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगी। तो अगर मैं इन कलर्स को कंसीडर करूं, इन शुरू के 4 कलर्स को, यानी इनकी वेवलेंथ क्या है? कम है। वॉयलेट सबसे ज्यादा स्कैटर होगा, इंडिगो ब्लू ग्रीन, ठीक है, ये मिक्स कलर चलता है बेटा, वॉयलेट इंडिगो, ठीक है ना। तो यानी ब्लू ग्रीन स्कैटर होंगे, लेकिन हमें कौन सा कलर नजर आएगा? चारों तरफ एटमॉस्फेयर में इनकी स्कैटरिंग हुई, वॉयलेट की भी हुई, ब्लू की भी हुई, ग्रीन की भी हुई, लेकिन हमें ब्लू कलर नजर आएगा क्योंकि हमारी आईज कौन सा कलर के लिए सेंसिटिव है? ब्लू। और ये पीछे वाले जो कलर आ रहे हैं ये बहुत ही कम स्कैटर हो रहे हैं क्योंकि इनकी क्या ज्यादा हो गई? वेवलेंथ ज्यादा हो गई। तो वेवलेंथ ज्यादा तो स्कैटरिंग कम, ठीक है। और इनकी स्कैटरिंग ज्यादा, स्कैटरिंग मतलब देखो हर डायरेक्शन में फैल गए। जैसे ये सनलाइट आई, एटमॉस्फेयर में, स्काई में क्या है? पार्टिकल्स प्रेजेंट है, स्कैटरिंग हुई। अब ये जो री एमिशन कर रहा है ये किसके अकॉर्डिंग करेगा? वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। ये स्कैटरिंग री एमिशन, यानी सबसे पहले इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया और फिर वापस री एमिट करेगा किसके अकॉर्डिंग? वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। जिसकी सबसे कम वेवलेंथ होगी उनको ये ज्यादा ज्यादा री एमिट करेगा। तो वॉयलेट और इंडिगो के लिए आइज, अगर मैं इन चारों की बात करूं, सबसे ज्यादा किसके लिए सेंसिटिव है? ब्लू कलर के लिए। इसलिए हमें स्काई का कलर कैसा नजर आता है? ब्लू कलर। लेकिन अगर मैं यही बात करूं क्लाउड्स के कलर की, किसकी बात करूं? क्लाउड्स का कलर। क्लाउड्स का कलर होता है व्हाइट। कैसा होता है? व्हाइट। क्योंकि देखना है यहाँ से क्या होता है बेटा, जो पार्टिकल्स की साइज है क्लाउड्स में बड़ी हो जाती है, क्योंकि क्लाउड्स में आ जाती है वाटर ड्रॉपलेट्स। क्या आ जाती है? वाटर ड्रॉपलेट्स। बेटा सर वाटर ड्रॉपलेट्स भी छोटी होती है, कंपैरिजन चल रहा है वेवलेंथ के साथ। मैंने कहा यहाँ पे पार्टिकल्स की साइज छोटी होनी चाहिए वेवलेंथ से। यहाँ पार्टिकल्स की साइज, क्योंकि क्लाउड्स के अंदर क्या आ गए? वाटर ड्रॉपलेट्स। पार्टिकल्स की साइज क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। तो ये स्कैटरिंग तो करते हैं, लेकिन सभी कलर की लाइट की इक्वल स्कैटरिंग होती है। क्या होती है? इक्वल स्कैटरिंग। समझ रहे हो? यहाँ मैंने कहा इसके साथ एक ये चीज भी ध्यान रखनी है, वेवलेंथ और साइज। यहाँ पे जो स्कैटरिंग होती है वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू, वो इक्वल इंटेंसिटी की, यानी हर लाइट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर स्कैटर होती है, तो कंबाइन होकर हमें कौन सा कलर मिलेगा? वापस व्हाइट। इसलिए क्लाउड्स कौन से कलर के? व्हाइट। पार्टिकल की साइज में चेंज आएगा, साइज छोटी होनी चाहिए टकराने वाली वेवलेंथ से। यहाँ पे पार्टिकल्स की साइज क्या हो गई? बड़ी हो गई। पार्टिकल्स की साइज बड़ी हो गई तो ये क्या करेगी? लाइट को इक्वली स्कैटर करेगी, हर कलर की लाइट को इक्वली स्कैटर करेगी। इक्वली स्कैटर करेगी तो रिजल्टेंट कलर वापस कैसा मिल जाएगा? ये रीजन है क्लाउड्स के व्हाइट होने। एक और केस देख लो, एडवांस। सूरज उगने से पहले ही हमें 2 मिनट पहले ही नजर आने लगता था, और डूबने के बाद भी हमें 2 मिनट तक नजर आता रहता है। यानी हमें एक्स्ट्रा सनलाइट मिलती है कितने मिनट की? 4 मिनट की। सुबह 2 और शाम को 2। एक्स्ट्रा सनलाइट कितने मिनट की मिलती है? 4 मिनट की। सुबह 2 मिनट पहले ही नजर आने लग जाता है, और डूबने के बाद भी 2 मिनट तक नजर आते रहता है। देखें इसमें यार, 2 मिनट का टॉपिक, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। 4 मिनट थी, मैंने पूरा डिटेल में कंसेप्ट एक्सप्लेन किया, फालतू में। ये अर्थ है यार। क्लियर? यहाँ पे है बेटा ऑब्जर्वर। अब देखें ये है सन। ये कौन है बेटा? सन। एटमॉस्फेयर। जब सनलाइट, देखो जब सन क्या होता है बेटा? बिलो द ओरिजिन है। जब लाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो क्या इसकी बेंडिंग होगी? बेंडिंग होगी तो ये सन का नजर। क्लियर? ये सनराइज हो रहा है अभी। क्या हो रहा है यहाँ पे? सनराइज हो रहा है। ओरिजिन के पास है अभी सन, ठीक है। और ऑब्जर्वर कहाँ है? ओरिजिन के ऊपर, अर्थ की सरफेस के ऊपर। जब सनलाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, अच्छा, रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर, रेयर टू डेंसर, क्योंकि ऊपर जाते हैं तो एयर की डेंसिटी कम होती है, नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ऊपर कम है। यार उसमें मैंने बहुत अच्छे से मेंशन किया उस शीट में, बहुत तरीके से एक एक पॉइंट को। क्लियर? तो यहाँ से रेयर टू डेंसर जा रही है, इसकी बेंडिंग होगी तो ये सन का नजर आएगा यहाँ पे। इसी तरह अगर इधर मैं सनसेट लूं, क्या लूं? सनसेट। सनसेट में भी सेम केस, सूरज नीचे जा चुका है ओरिजिन के नीचे, ठीक है, लेकिन फिर भी इसकी क्या आ रही है? अरे रेज आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगी? बेंडिंग। सनसेट समझा के सेम चीज लिख सकते हैं कि व्हेन द सन इज नियर टू द ओरिजिन,
Here, the light of the sunlight enters into the atmosphere and undergoes atmospheric refraction. Due to this, the sun appears above the earth. यहाँ सन ऊपर जा रहा है, कहाँ नजर आ रहा है? 2 मिनट पहले, अभी तक गया नहीं है, यहाँ नजर आ रहा है. यहाँ सन नीचे जा चुका है, फिर भी यहाँ नजर आ रहा है. ये 2 मिनट का गैप आता है. तो इसे क्या कहते हैं? देखना, एडवांस सनराइज. क्या कहते हैं? एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट. डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा यहां से, बताओ ये कौन से फिनोमेना पे बेस्ड है? रिफ्रैक्शन नहीं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. क्वेश्चन आ जाए, नेम मेंशन फ्यू फिनोमेना ऑन व्हिच आर बेस्ड ऑन द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. ट्विंकलिंग ऑफ स्टार और एडवांस. अरे वो तो वो वहां अलग चीज, वो स्कैटरिंग आ गई, वहां एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ना लिखे. स्काई के कलर और क्लाउड्स का कलर वो स्कैटरिंग है. क्लियर? और एक एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट. ठीक है, स्टार्टिंग विद द ह्यूमन. हाँ, यूनिवर्स में कह रहा है कि जब एस्ट्रोनॉट, क्या एस्ट्रोनॉट होता है? एस्ट्रोनॉट जब स्पेस में जाते हैं तो उनके लिए ब्लैक क्या होता है? देखे बेटा, वहां पे न तो वाटर ड्रॉपलेट्स है, न एयर, कुछ भी नहीं है. तो वहां क्या नहीं होगी? स्कैटरिंग नहीं होगी. व्हाइट कलर के लिए भी किसकी जरूरत है? स्कैटरिंग की. स्काई का कलर व्हाइट, अभी किसका? क्लाउड्स का कलर व्हाइट बताया. जब सारी लाइट इक्वल इंटेंसिटी से स्कैटर हुई तो वापस कंबाइन होकर क्या बन गई? व्हाइट लाइट. वहां कुछ भी नहीं होता है, स्कैटर नहीं होती, इसलिए वो क्या है? पूरा ब्लैक है. क्योंकि वहां एक लाइन में आंसर लिखे, ड्यू टू absence of atmosphere, no scattering takes place. Due to absence of atmosphere, no scattering takes place. जलाएंगे तो क्या? टॉर्च जलाएंगे तो क्या होगा? बाबा टॉर्च जलाएंगे तो क्या होगा? लाइट चलेगी. इंडल इफेक्ट करना है. इंडल इफेक्ट तो कोलॉइड्स के अंदर होता है. हॉरिजॉन में जैसे कि ये अर्थ है, क्लियर, इसकी सरफेस को, जहां पे अपन रह रहे हैं, ठीक है ना, इसकी सरफेस को हॉरिजॉन, अर्थ की सरफेस. अब इस जितना अभी पढ़ा है इसमें ध्यान रखें एक चीज को, प्रिज्म का डायग्राम, क्लियर. इसकी स्कैटरिंग अलग, किसकी स्कैटरिंग कम, विब्जियो में 300 से 700 नैनोमीटर. ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना. चलिए एक और चीज देख लें यहाँ से, स्कैटरिंग के रिलेटेड है, 9th क्लास में पढ़ी हुई है, वैसे यहाँ भी पढ़ लेते हैं. टिंडल इफेक्ट 9th का टॉपिक है. मेटल अराउंड द स्फीयर में पढ़ाया जाता है जब फ्यूज पे पढ़ते हैं, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कॉलॉइड्स. टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है वैसे कॉलॉइड्स. टिंडल इफेक्ट को अगर मैं जनरली, अच्छा स्कैटरिंग का और कोई कॉमन एग्जांपल बता सकता है? चलो सुनो, टिंडल इफेक्ट का बात करते हैं, सुनो उसको, फिर स्कैटरिंग से रिलेट करेंगे. एक अंधेरा कमरा, कैदी बैठा है उसमें, है ना, ये सीन देखा होगा. तो अपन ये नहीं देते, ठीक है, सुनहरा मौसम है, क्लियर, गाड़ी चल रही है और जंगल, डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, वो भी देते हैं. तो फिर तो क्या देगा यार, मेरे को तो ज्यादा रोमांटिक अपन है भी, है ना. तो और इससे ज्यादा एग्जांपल मेरे दिमाग में नहीं है, क्लियर. हाँ, वो भी एक तरह से टिंडल इफेक्ट. ठीक है, तो सुने इस तरह से कि वो थोड़ा हमारे फील आती है, हम भी ऐसे ही रहते थे कि एक अंधेरा कमरा है जिसमें कैदी बैठा है, ठीक है ना, और एक छोटा सा रोशनदान है जिससे सनलाइट आ रही. तो जब मॉर्निंग में सनलाइट आती है तो बेटा वो डस्ट के साथ लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है. अभी हमें लाइट का पाथ नहीं दिख रहा. लाइट का पाथ मतलब लाइट किस तरह से आ रही है, ठीक है ना, वो ऐसे पाथ नजर आने लग जाता है. और इनके बीच में छोटे छोटे क्या नजर आते हैं? डस्ट पार्टिकल्स. क्या नजर आते हैं? डस्ट पार्टिकल्स. ये क्या है? टिंडल इफेक्ट. ये क्या है? टिंडल इफेक्ट. टिंडल साइंटिस्ट का नाम है. टिंडल. एक्चुअली यहाँ पे भी क्या हो रही है? स्कैटरिंग हो रही है. यहाँ पे भी क्या हो रही है? स्कैटरिंग. कि जब लाइट आती है और उसकी स्कैटरिंग होती है तो उसका क्या विजिबल हो जाता है? पाथ हो जाता है. इसको कहते हैं टिंडल इफेक्ट. इसको क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट. The path of the light visible due to scattering of light. Path of the light is visible due to scattering of light is called as Tyndall effect. ये dense forest से light आ रही है, क्लियर. अब वहां पे छोटे छोटे पार्टिकल्स है, वाटर ड्रॉपलेट्स है या पार्टिकल्स है फॉरेस्ट के एटमॉस्फेयर में, सब लाइट आ रही है तो हमें उसका लाइट का पाथ नजर आएगा. आप अपने घर पे भी देखें कभी मॉर्निंग में, ठीक है, या फिर झाड़ू निकाल रहा हो कोई और एटमॉस्फेयर में डस्ट हो हल्की सी, तो जब लाइट आएगी तो उससे आपको लाइट का पाथ नजर आएगा कि देखो ये आ रही है लाइट. इसे क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट. क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट. अब एक और चीज सुनना, एक पॉइंट आपके याद है कि टिंडल इफेक्ट कॉलॉइड्स में देखने को मिलता है. कोई बता सकता है क्या होते हैं कॉलॉइड्स?
या कोलोइडल सॉल्यूशंस? अभी में था सेकंड कौन है एग्जांपल? मिल्क, हाँ मिल्क एग्जांपल नहीं, मिल्क itself is a colloidal solution. Pure milk also. सुने, the solution that appears to be homogeneous but are actually heterogeneous. ऐसे solutions जो नजर तो ऐसे आते हैं कि कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए कोई चीज, इक्वल कंपोजिशन, जैसे सुनना मैंने एक ग्लास ली और उसमें नमक को डिसॉल्व किया, क्लियर, अच्छे से डिसॉल्व हो गया, अब मैं उसको 5 ग्लास में, छोटी छोटी ग्लास में डिवाइड करता हूँ, क्या मैं टेस्ट करूँ तो सब में टेस्ट सेम है, यानी इक्वली डिवाइड हो गया, इक्वल कंपोजिशन, ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? होमोजीनियस। रेत को पानी में डिसॉल्व किया, वो क्या? हेट्रोजीनियस, वो थोड़ी देर बाद सेटल हो जाएगी। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के लिए वर्ड यूज किया जाता है सस्पेंशन। तीसरा आता है कोलोइड्स, जो दिखते तो होमोजीनियस है पर होते कैसे हैं? हेट्रोजीनियस। जैसे मिल्क दिखता होमोजीनियस, अगर वो एक मिल्क की थैली उसको 5 ग्लास में डिवाइड किया, टेस्ट करो सब में इक्वल टेस्ट है होमोजीनियस, लग रहा होमोजीनियस है पर है कैसा? हेट्रोजीनियस। क्योंकि अगर तुम इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे, जोर जोर से इसको सेंट्रीफ्यूज करना, ठीक है, जैसे वॉशिंग मशीन घूमती है, अगर इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे तो इससे चीजें सेपरेट हो जाएगी, क्लियर ना? बटर अलग हो जाएगा, इससे डेंस पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे, लाइट पार्टिकल ऊपर है, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है ना? अरे नवीं में था ना और 7th में जा रहा है। ब्लड टेस्ट, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेपरेशन ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल्स। लास्ट में आपके कुछ टेक्निक्स थी, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, क्लियर? तो ये क्या, मुझे एक चीज बताओ, होमोजीनियस मिक्सचर टिंडल इफेक्ट शो करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पार्टिकल्स की साइज बहुत ही ज्यादा छोटी है। बिल्कुल करेंगे, थोड़ा सा नहीं करेंगे वो। और क्या कोलोइड शो करेंगे? करेंगे, क्योंकि कोलोइड्स दिखते हो होमोजीनियस है पर अंदर से कैसे है? हेट्रोजीनियस। कोलोइड्स क्या शो करेंगे? टिंडल इफेक्ट। तो इसमें 10th लेवल पर बस इतना ही दे रखा है, द स्कैटरिंग ऑफ द पाथ ऑफ द लाइट विजिबल ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दिस इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट। एग्जांपल द कोलोइडल सॉल्यूशंस शो द टिंडल इफेक्ट, क्लियर? इसमें और दे सकते हैं वर्जिन वाला एग्जांपल और डेंस फॉरेस्ट वाला, है ना? इसको लिख लेना। हाँ नहीं, क्लियर? तो ये था अपना बेसिक कंसेप्ट किसका? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग का। अब हम बढ़ रहे हैं ह्यूमन आई की तरफ। किसकी तरफ? ह्यूमन आई की तरफ। डायग्राम में कोई नहीं हंसेगा। के अपने अपने तरीके हैं। नहीं, वो एक अभी एक और है, ये सिंगल लेयर, बाउंड्री डबल की नहीं, बाउंड्री डबल की वाली लेयर है। स्क्लेरा, स्क्लेरा, कैरोटिड तो आर्टरी होती है, कोरोइड, कोरोइड अंदर वाली, ये स्क्लेरा, ये कोरोइड, फिर रेटिना। कोरोइड आगे जाके बनेगी सीटेरी बॉडी। इधर देखें, 3 लेयर्स प्रेजेंट आएगी। कितनी लेयर्स? 3। समझते चलना। ये देखो डायग्राम मैंने कैसे याद कर रखा है, क्योंकि मेरे को इसकी फंक्शनिंग पता है, वरना डायग्राम तुम किताब में देखो पता ही नहीं लग रहा है कि कौन सी लाइन में कहाँ जा रही है और क्या। बाकी फिनिशिंग अपने हिसाब से फाइन आर्ट्स वाले देंगे स्टूडेंट, है ना? पर मेरे को फंक्शनिंग पता है कि 3 लेयर किस तरह से अरेंज है, तो मैंने कैसे भी बना लिया, पर अच्छा लग रहा है और नंबर मिल जाएंगे इसके। तो फंक्शनिंग, हाँ नंबर कोई नहीं काटेगा इसका, मेरे को तो अच्छा लग रहा है। नजर नहीं है इसके, काजल लगा दो। 3 लेयर से बेटा इसकी। फर्स्ट है स्क्लेरा, क्या है? स्क्लेरा। सेकंड है कोरोइड और थर्ड है रेटिना। रेटिना, कोरोइड, कोरोइड, CHOROID। फर्स्ट है स्क्लेरा, सेकंड है कोरोइड और थर्ड है रेटिना, क्लियर? ये देखो, ये वाली जो फर्स्ट जो जा रही है क्या है? स्क्लेरा। अब ये स्क्लेरा जाके बेटा आगे ये जो है ये कॉर्निया, ठीक है? कॉर्निया, अभी देखते हैं किसका क्या फंक्शन है। ये स्क्लेरा आगे जाके कॉर्निया बनाती है,
अब कॉर्निया का क्या फंक्शन है, वो ये चीजें देखने के बाद समझ में आएगी। क्लियर? तो ये लेयर 4 नहीं है, लोग इसको भी गिन लेते हैं 4 लेयर में। लेयर कितनी है? 3 ही है। इस क्लेरा ने ही आगे जाके मॉडिफाई हो गए, क्या बनाए? कॉर्निया। दूसरी लेयर आती है कोरोइड। क्या आती है? कोरोइड। तो देखो ये जो लेयर चल रही है मेरी, ये कौन है? कोरोइड। ये कौन है बेटा? कोरोइड। अब सुनो, कोरोइड जब आगे एक्सटेंड करती है, ये यहाँ थोड़ी बड़ी बन गई, ये यहाँ से थोड़ी सी पतली होती है और आगे से थोड़ी सी बड़ी होती है, और ये जो स्ट्रक्चर बना रही है इसको कहते हैं सीलियरी मसल या सीलियरी बॉडी। क्या कहते हैं? सीलियरी मसल या सीलियरी बॉडी। और ये सीलियरी मसल और सीलियरी बॉडी बेटा किसको होल्ड करके रखती है? लेंस। किसको होल्ड करके रखती है? लेंस। क्लियर? सीलियरी बॉडी के यहाँ से एक नाम है आइरिस। क्या नाम है? आइरिस। ये एक पिगमेंटेड स्ट्रक्चर। पिगमेंटेड मतलब कलर्ड पार्ट। इसका क्या नाम है बेटा? आइरिस। तो आंखों का जो कलर होता है वो किस पे डिपेंड करता है? आइरिस पे। अब तुम देखना, अपन जैसे आंख में देख रहे हैं तो ये आंख इस तरह से नहीं है अपनी, भाई अपन को ऐसे देख रहे हैं ना अपन, ये इस तरह से नहीं है, ये यूं है, मतलब पीछे की तरफ ऐसे। जो लेंस है इसको किसने होल्ड कर रखा है? सीलियरी मसल्स ने। लेंस को किसने पकड़ रखा है? सीलियरी मसल्स ने या सीलियरी। आइरिस कुछ नहीं करता बेटा, ये लेंस के कुछ पार्ट को कवर करता है, इसकी वजह से इस लेंस का कलर हमें अलग अलग नजर आता है। ये पिगमेंटेड स्ट्रक्चर है या पिगमेंटेड पार्ट। किसी की आंखों का कलर कैसा है वो किसकी वजह से? आइरिस की वजह से। ये केवल लेंस के आगे की तरफ आ रहा है। क्लियर? तो ये जो हमारी आंख है ये किस तरह से है? ऐसे। समझ रहे हो? जैसे ये जो सेंटर में ब्लैक कलर का है, ये क्या? लेंस है। ब्लैक कलर का क्या हमारे? लेंस है। तो सर इसमें आइरिस कहाँ है? अगर मैं बोलूं कि जैसे इमेजिन करना, यहाँ ये लेंस है, इधर देखें ये लेंस है, तो आइरिस ऐसा ऐसा नहीं है हमारी आंखों में। आइरिस आइरिस कैसे है? ऐसे। तो लेंस को कवर कर रहा है, इसलिए लेंस का कलर हमें अलग नजर आता है, किसी ब्राउन जो भी वो। हमारी आंख इस तरह से है, जैसे मैं अगर ऐसे खड़ा हूं, क्लियर? कोई आदमी ऐसे खड़ा है, ठीक है, तो अगर इसकी आंख ऐसा नहीं है, ऐसे है, ये देखो इस तरह से। समझ रहे हो? ये उसका लेंस है। मेरा फेस इधर है, मेरा लेंस ऐसे है, तो आइरिस कैसे है? इस तरीके से। ऐसा नहीं है आइरिस, इस तरीके, क्योंकि बेटा लेंस इधर तो व्हाइट पार्ट दिखाई देता है हमें, और कलर होता है इस लेंस का। तो हमारी जो आई का कलर है वो किस पे डिपेंड करता है? आइरिस पे। तो ये जो सीलियरी बॉडी है ये किसने बनाई बेटा? कोरोइड ने। और इसका काम क्या है बेटा? लेंस को अपनी पोजीशन पे होल्ड करके रखना। प्लस एक और चीज है, ये जो सीलियरी मसल्स है ना बेटा, ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और रिलैक्स कर सकती है। देखना कैसे। ये बीच में जो थोड़ी सी जगह छोड़ दी आइरिस ने, इसको कहते हैं प्यूपिल। क्या कहते हैं? क्लियर? तो शब्द ढंग से लिखना यार। आज मैं 12वीं की कॉपी चेक कर रहा था, तो एक बच्ची प्लेसेंटा को तो पास्ता लिख के आई। तो ये प्यूपिल है, और कुछ मत लिखना है। क्लियर? जो भी कुछ लिखना चाहिए, ये प्यूपिल है। क्या है? प्यूपिल। अब सुनना बेटा, लाइट जब एंटर करती है तो वो प्यूपिल, आइरिस ने तो ये अपर्चर छोड़ रखा है, ये जो जगह है या जो अपर्चर है, अरे मिरर पे इस जगह को अपर्चर बोला था या नहीं बोला था? अपर्चर मतलब आइरिस ने जो जगह छोड़ दी, इस अपर्चर को क्या नाम दिया? प्यूपिल। अब एकदम से ब्राइट लाइट आ गई, तो ब्राइट लाइट आंखों को डैमेज कर सकती है। अचानक से किसी ने टॉर्च मार दिया, कोई भी ऐसे ब्राइट लाइट आ गई जो आंखों की इंटेंसिटी ज्यादा थी, वो आंखों को डैमेज कर सकती है। तो ये सिलेरी मसल क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट होगी। कॉन्ट्रैक्ट होगी तो लेंस सिकुड़ेगा, ताकि कम लाइट अंदर जा सके, ताकि कम लाइट अंदर जा सके। इसको चेंज होने में 2-3 सेकंड लगते हैं। एग्जांपल, हम कभी सिनेमा हॉल में जाते हैं, थिएटर के अंदर, कुछ सेकंड्स के लिए हमें थोड़ा सा अंधेरा दिखता है। क्लियर? क्यों? देखिए, जब हम बाहर से आए तो हमारे लेंस की साइज नॉर्मल थी, लेकिन हम अंधेरे में गए तो अब वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है ताकि ज्यादा लाइट अंदर ले सके। तो यानी कि सिलरी मसल्स का क्या हो रहा है? डायलेशन हो रहा है। एकदम से तुम अरे तो ये आइरिस इससे ही तो अटैच है, सीलियरी बॉडी से। प्यूपिल, प्यूपिल। सीलियरी बॉडी से कौन अटैच है? आइरिस। और सीलियरी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगी तो किसकी साइड में चेंज आएगा? सीलियरी मसल्स है ना, मसल बॉडी में क्या करती है? आइरिस, आइरिस तो शेप यही है, बस ये तो ऊपर नीचे होगी। ये यहाँ से ये खींचेगी तो ये ऊपर खिसक जाएगा। चेंज किसमें आएगा? प्यूपिल में।
प्यूपिली वो जगह है जो डिसाइड करती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितनी आंखों में एंटर करेगी। तो मसल है बेटा, बॉडी की मसल्स क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स होती है। तो लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकती है सीलियरी, क्लियर, सीलियरी मसल्स या सीलियरी बॉडी। अब सुने यहाँ से, स्क्लेरा ने आगे आके क्या बनाया बेटा, कॉर्निया, जो किसके आगे कह सकता हूँ, आइरिस की तरफ, क्लियर। अब सुनना ध्यान से, ये जो लेंस या आइरिस, लेंस आइरिस बोल दो कुछ भी, मैं बोलता हूँ लेंस और कॉर्निया के बीच में जो जगह दिख रही है इसको बोलते हैं एक्वस चैम्बर। क्या बोलते हैं, एक्वस चैम्बर। और इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। बायोलॉजी में ह्यूमर वर्ड इसके लिए यूज होगा, फ्लूइड के लिए। किसके लिए, फ्लूइड के लिए। तो एक्वस ह्यूमर, क्लियर, एक्वस ह्यूमर। इस चैम्बर, देखो बेटा ए वाला आगे चैम्बर रखना, क्योंकि पीछे वाले चैम्बर का नाम है विट्रस चैम्बर। तो लेंस और कॉर्निया के बीच में ये सबसे आउटरमोस्ट लेयर कौन सी है, आई की, कॉर्निया। स्क्लेरा ने बनाई है, पीछे स्क्लेरा थी, आगे आगे क्या बन गई, कॉर्निया। कॉर्निया और लेंस के बीच में जो ये चैम्बर है इसका नाम है एक्वस चैम्बर, और इसमें जो फ्लूइड भरा है वो क्या है, एक्वस ह्यूमर। इसी तरह ये जो इनरमोस्ट रेड कलर की जो लेयर बनाई है ये क्या है, रेटिना। ये बेटा स्क्रीन की तरह एक्ट करती है, किसकी तरह, स्क्रीन की तरह। तो इस रेटिना और लेंस के बीच में जो चैम्बर है इसका नाम है विट्रस चैम्बर, और इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो है विट्रस। इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो कौन है, विट्रस। क्लियर। अब थोड़ा सा डिस्कशन और करते हैं रेटिना के बारे में। ये रेटिना एक स्क्रीन की तरह एक्ट करता है। इसके पास होती है फोटो सेल्स। क्या होती है, फोटो सेल्स। और इन फोटो सेल्स के पास होते हैं फोटो पिगमेंट्स। क्या होते हैं, फोटो पिगमेंट्स, जो लाइट की इंटेंसिटी या इनको रिसीव करते हैं, यानी रिसेप्टर्स समझ लो। क्या समझ लो, रिसेप्टर्स समझ लो। तो ये रेटिना है, रेटिना के पास क्या प्रेजेंट है बेटा, फोटो सेल्स। क्लियर। 3 तरह के होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अपन के 3 तरह के, जिसमें रोड्स और कोन्स को अलग करके 3 तरह के, गैंग्लियन सेल्स, बाइपोलर सेल्स, और फिर आते हैं रोड्स और कोन्स। दोनों अपने शुरू के नाम में नहीं है, तो अपन केवल 2 नाम ध्यान रखेंगे, क्या, रोड्स और कोन्स। क्लियर। बाकी 3 है, देखो, गैंग्लियन सेल, कौन सी सेल, गैंग्लियन सेल। एक और है बाइपोलर सेल, और तीसरी कौन है, कौन। इन दोनों को नहीं ध्यान रखेंगे, अपन सीधा क्या बोलेंगे कि रेटिना के पास क्या है, फोटो सेल्स। फोटो वर्ड हमेशा किसके लिए यूज होता है, लाइट के लिए। ये किसके लिए, लाइट के लिए। फोटो सेल्स है रोड्स और कौन। समझना बेटा, अगर मैं बात करूं रोड्स की और एक मैं बात करूं कौन सी, जो कौन सा है, डे लाइट विजन। कौन सा विजन, डे लाइट विजन। ऐसे विजन को बोलते हैं फोटोपिक विजन। क्या बोलते हैं, फोटोपिक विजन। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, डे लाइट विजन। और डे लाइट विजन यानी फोटोपिक विजन। तो सर रोड्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ट्वी लाइट विजन। कौन सा विजन, ट्वी लाइट विजन या डिम लाइट विजन। ट्वी लाइट या डिम लाइट, मूवी है ट्वी लाइट। यार उसमें बार बार फॉरेस्ट दिखाते हैं क्योंकि वहां डिम लाइट है, वैम्पायर्स वाली देखे अच्छी। तो ट्वीलाइट विजन, ऐसे विजन को बोलते हैं फोटोपिक विजन। क्या बोलते हैं, फोटोपिक विजन। तो कौन सा रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे लाइट विजन एंड रोड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्वीलाइट विजन। डे को बोलते हैं फोटोपिक विजन, और रात में भी हमें, ठीक है ना, नेचुरल मूनलाइट हो तब भी हमें चीजें दिखाई देती है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ट्वीलाइट विजन, रोड्स, फोटोपिक विजन। क्लियर। यहाँ पे बेटा एक पॉइंट होता है, इसका नाम मैंने दिया ब्लाइंड स्पॉट। क्या नाम दिया, ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पे न तो रोड्स, ये पूरी रेटिना में फैली हुई है बेटा, रोड्स और कॉन्स पूरी रेटिना में फैली हुई है, लेकिन यहाँ एक स्पॉट है जिसका नाम मैंने दिया ब्लाइंड स्पॉट। ना तो यहाँ पे रोड्स होती है और ना यहाँ पे कॉन्स होती है, यानी कि अगर लाइट यहाँ जाके टकराएगी तो वो ये इसको रिसीव ही नहीं करेगी, ये उसको यहाँ पे कोई इमेज नहीं बनती है, क्योंकि यहाँ पे न तो क्या है, रेटिना स्क्रीन की तरह एक्ट कर रही है, यानी रेटिना के ऊपर क्या बनेगी, इमेज। क्या बनेगी, इमेज। यहाँ पे न तो रोड्स है और न कॉन्स है, तो ये पार्ट किसी भी लाइट के लिए सेंसिटिव नहीं है। क्लियर। तो ऐसे स्पॉट को क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। ऐसे स्पॉट को क्या बोलते हैं, ब्लाइंड। ये एक जगह, ये पूरी आंख में, कितने नहीं, रोड्स और कॉन्स पूरी रेटिना में फैली हुई है, लेकिन ये जस्ट यहाँ से ऊपर फिक्स है, बस ये यही प्रेजेंट है, ब्लाइंड स्पॉट। क्लियर, ठीक है। हाँ बिल्कुल ब्लाइंड स्पॉट है। नहीं इतनी बड़ी स्क्रीन है ना, रेज एक ही थोड़ी आ रही, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगी, और फिर वो जाएगी ब्रेन तक, और ब्रेन जज करेगा। ये तो केवल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, फिर काम किसका है, ब्रेन। क्लियर। अब मुझे एक चीज बताएं, ये लेंस कौन सा है, तो बेटा देखिए,
रेटिना पे जो इमेज बनती है वो बनती है रियल इन्वर्टेड और स्मॉल साइज। कैसी बनती है? रियल इन्वर्टेड और स्मॉल साइज की। अब यहां से देखो बेटा, ये निकल रही है ऑप्टिक नर्व्स। क्या निकल रही है? ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स इस इमेज को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। उसमें कौन इन्वॉल्व हुआ? रिफ्लेक्स आर्म, ठीक है ना? कोऑर्डिनेशन चैप्टर में देखेंगे रिफ्लेक्स आर्म। क्लियर? सेंसरी मोटर और मोटर न्यूरॉन और एक और सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है ना? दो सेंस रिले न्यूरॉन पेयर में रिफ्लेक्स आर्म। क्लियर? तो यहां से ये ऑप्टिक नर्व उस आगे की तरफ नहीं, कॉर्निया में नहीं है, तभी आई ट्रांसप्लांट किसी को भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कॉर्निया है इसमें ब्लड की सप्लाई नहीं है। आसपास तो ब्लड वेसल्स है, लेकिन इस कॉर्निया में ब्लड की सप्लाई नहीं है, इसलिए आई ट्रांसप्लांट के लिए कोई ब्लड ग्रुप कोई कुछ नहीं। इच्छा हो जिसको आप आई डोनेट कर सकते। ठीक है, अब देखें यहाँ से ये कहते हैं येलो स्पॉट। क्या कहते हैं? या इसका एक और नाम है मैक्यूला डेंसा या मैक्यूला ल्यूकिया। मैक्यूला डेंसा है ना? मैक्यूला ल्यूकिया। यार तुम येलो स्पॉट ध्यान रखिए। इसका क्या नाम है? एक और येलो स्पॉट। देखना बेटा, यहाँ पे कॉन्स ही कॉन्स होती है, रोड्स नहीं होती। बाकी तो सब जगह रोड्स और कॉन्स दोनों है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है? कॉन्स की, इसलिए यहाँ थोड़ा सा येलोइश अपीयरेंस आता है, इसलिए ये कलर इसको स्पॉट को नाम क्या नाम दे दिया? येलो स्पॉट। क्लियर? तो इसमें मेन फंक्शनिंग ध्यान रखनी है। एक तो बेटा लेंस की, बोले लेंस क्या काम करता है? तो जो लाइट आएगी उसको रिफ्रैक्ट करा के कहाँ भेजेगा? रेटिना पे। दूसरा, प्यूपिल का काम बताए, इट कंट्रोल्स द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एंटरिंग इनटू द आई। इंटेंसिटी को कंट्रोल करेगा। सीलियरी बॉडी होल्ड्स द लेंस इनटू द पोजीशन of the diameter of pupil. Clear? Iris is the pigmented area of the eye. It's the pigmented structure of the eye. Color of the eye depends on the iris. फिर किसकी बात आ जाएगी? रेटिना की। रेटिना is the innermost layer of the eye which acts as a screen. It has photocells called as rods and cones. Rods are responsible for the twilight vision called as photopic vision, and cones are responsible for the daylight vision called as photopic vision. At a point rods and cones are absent, this point is called as blind spot. No image formation takes place over blind spot. Yellow spot वैसे कोई पूछता नहीं, पर ध्यान रख लेंगे, इसमें आ जाएगा नोट्स में कि here only cones are present. Concentration of मतलब कह सकते हैं number of cones are very high in this region. ये थोड़ा yellowish appearance होता है इसलिए। हाँ बिल्कुल। येलो स्पॉट में बेटा देखें ऐसा है, कॉन्स क्या डेलाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्या देखना सुनना, कॉन्स डेलाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। येलो स्पॉट पे कॉन्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। तो अगर मैं पूरे रेटिना की बात करूं, अरे इधर अगर मैं पूरे रेटिना की बात करूं तो सबसे शार्प सबसे ब्राइटेस्ट इमेज कहां बनती है? येलो स्पॉट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट है? कॉन्स। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? डेलाइट। शार्प इमेज कहां बनेगी? येलो स्पॉट। यहाँ इमेज येलोइश नहीं है, ये जगह येलोइश है, इसको येलो स्पॉट बोलते हैं। ये ब्लाइंड स्पॉट काला काला कुछ ही नहीं है यहाँ। कौन? नहीं तो फिर ये रोड्स आ गए ना, इतना नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि फंक्शनिंग बंद हो जाए, फिर कौन आ गया रोड्स? क्लियर? अब देखो एक चीज तुमने मूवीज में देखा हो, हाँ वो एक आंख पे समुद्री लुटेरे पट्टी लगा के रखते थे। उसका रीजन बता सकता है कोई यहाँ से? नहीं है, सब भी खराब हो रही है बेटा। सुने, नीचे जैसे शिप में अंधेरा है, कोई भी आपको लुटेरे हैं तो कोई भी अगर लड़ाई वगैरह हो जाती है, अचानक से उनको ऊपर आना पड़ा, तो अगर अचानक से अंधेरे में ऊपर आ रहे हैं तो क्या ब्राइटनेस का चेंज हो रहा है, तो आंख को प्यूपिल का डायमीटर चेंज करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो वो क्या करते हैं? सुनो,
तो वो क्या करते थे, एक आंख पे वैसे वो लगा के रखते थे। अब जैसे कि वो अचानक से किसमें गए, अंधेरे में, यार तो अंधेरे के लिए ये आंख पहले से रेडी है, क्योंकि इसको पहले से किसमें कर रखा है, अंधेरे पर उजाले। अब जैसे एकदम से ऊपर गए, उजाले वाली आंख उनकी पहले से अलग थी, चल रहा है। प्यूपिल, अपन थिएटर में जाते हैं तो 2 मिनट तक, 2 मिनट तो नहीं, कुछ सेकंड, फ्यू सेकंड्स के लिए हमें थोड़ा सा एक बार बिल्कुल क्या होता है, अंधेरा दे। फिर हमारे क्यों, क्योंकि प्यूपिल के डायमीटर को इंक्रीज होने में थोड़ा सा टाइम, फिर अचानक से लाइट आती तो प्यूपिल कम होती, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा फिक्स नहीं है डे नाइट, वो फैशन के अकॉर्डिंग, कोई बोला मैं लेफ्ट में लगूंगा लेफ्ट में, कोई बोले मैं राइट में लगूंगा। हाँ, ऑप्टिक नर्व पूरी आई की है, नर्व्स तो बॉडी में, ऑप्टिक नर्व यहाँ से पर्टिकुलरली रोड्स और कॉन्स के नर्व्स नहीं है, पूरी आई की नर्व्स है जो रेटिना से निकल रही है। हर सेल के पास अपनी एक नर्व होती है। सेल के पास नर्व का क्या रोल है, सेल के पास नर्व्स तो मसल्स से कनेक्ट है। हाँ। अचानक से बाहर आना चाहिए, समझ गया तुम्हारी बात कि अंधेरे वाली आपको अगर इधर कवर मिल जाए तो दोनों आंख अंधेरे में आती है। वो एक पर्टिकुलर इमरजेंसी केस के लिए कि अचानक से अगर लड़ी हो जाती है, अगर अचानक से किसी चीज की शिफ्टिंग कर दी, इसके लिए फिर वो एक बार बाहर आ गए, फिर वो वापस तक ही जाएंगे, या जाएंगे तो उनकी मर्जी। अचानक से बाहरी और नीचे जाना पड़ेगा, जो यूज करते हैं अगर वो क्वालिटी की वजह से अच्छा वाला नहीं है तो उसमें एक दिक्कत आएगी कि यार ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो, ऑक्सीजन इन द सेंस की फ्रेश एयर कांटेक्ट में आना बंद हो जाएगी यार। तो अच्छे क्वालिटी वाले लेंस यूज करने चाहिए, प्लस वो भी डॉक्टर नहीं सजेस्ट करते किसी को लेंस यूज करने के लिए, वो कहते हैं हो सके जहां तक स्पेक्स लगाओ, ठीक है, अपनी फोटो खिंचवाने अच्छा नहीं लग रहा चश्मा, तो फिर ये उस पर्टिकुलर केस में लेंस यूज कर लिया। बाकी कोई डॉक्टर कभी लेंस को सजेस्ट नहीं करता, या तो उसको ऑपरेट करा के सही करवा ले लेजर से, नंबर ही हटवा दे, या फिर क्या यूज करें स्पेक्स। पर्टिकुलर कभी किसी केस में आपकी आज आपकी जाना है बाहर, स्पेक्स संभालने में दिक्कत होगी, कोई फंक्शन है, चश्मा अच्छा नहीं लग रहा उस पर, तो आप क्या यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर कंटिन्यू लेंस यूज करेंगे तो फ्रेश एयर की सप्लाई बंद हो जाएगी बेटा, एयर में